स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हैं। अब मैं आपको बाबा बागेश्वर जी की एक बात सुनाने जा रहा हूं। ये हमेशा क्या कहते हैं अपने भाषणों में, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बनाओ, और जो कौन ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनका बड़ा नाम लेते हैं कि देखो वो तो इतने बच्चे पैदा करते हैं, ख़त्म हो जाओगे, धर्म खत्म हो जाएगा, सनातन मानने वालों की अगर कमी हो गई तो देश में। तमाम उनका एजेंडा बड़ा क्लियर रहता है। अब ये नागपुर में बोल रहे थे। ये पहले भारत दुर्गा मंदिर का इन्होंने शिलान्यास किया है और सनातन से जुड़े तमाम दिग्गज वहाँ इस मंच पर मौजूद थे। वहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे, उन्होंने भी इस धर्म सभा को संबोधित किया और मंदिर की आधारशिला रखी। अब इस मौके पर देश भर के संत महंतों के सामने बाबा बागेश्वर क्या बोले। इन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की एक तो ललकार लगाई और अपने संबोधन में फिर उन्होंने उसके बाद एक बहुत बड़ा आह्वान किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हर हिंदू से कहा 4 बच्चे पैदा करो। कोई नई बात नहीं, पहले भी कह चुके हैं। 4 बच्चे पैदा करो और एक संघ को दे दो, आरएसएस को दे दो एक बच्चा, ताकि देश पर कोई आपदा आए तो संघ वाले निपट पाएं। जब पूरी भारत में कहीं आपदा आती ना तो लोग प्राण बचाकर भागते, लेकिन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक कार्यकर्ता प्राण बचाकर नहीं भागता, वहां जाकर प्राण बचाता है। ये है स्वयंसेवक संघ, ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम पूरे भारत से प्रार्थना करेंगे, बच्चे तो 4 पैदा करो पर एक स्वयंसेवक संघ के लिए दो, हाँ, ताकि दूसरों को बचाने को काम आए। अच्छा, ये बयान मुझे इनका इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ये हमेशा ये कहते थे कि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो मैं खुद कह रहा हूं, मैं ये मानता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं, इसलिए मैं ऐसी बात करता हूं। अब उन्होंने खुद को बिल्कुल खुलकर अलाइन कर लिया है। हालांकि उनके कार्यक्रम में जब इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत की थी तो प्रधानमंत्री भी गए थे, मध्य प्रदेश में जहाँ से ये हैं वहाँ पर वो गए थे। लेकिन अब तो मुझे लग रहा है बिल्कुल खुलकर संघ के साथ ही आ गए हैं वो। भाई तो एक बच्चा संघ को देने की बात हो रही है। संघ कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं, कह लीजिए, कोई कहने में कोई बुराई नहीं। नहीं, कहने में बुराई नहीं। सच्चाई तो यही है कि संघ तो कहता है कि कल जाकर के प्रचारक यदि कांग्रेस पार्टी भी मांगे तो हम कांग्रेस पार्टी को भी देने के लिए तैयार हैं। और मोहन जी ने तो दिल्ली विज्ञान भवन में ये कहा भी था, कहा कि नागपुर में जब कांग्रेस पार्टी को जरूरत पड़ी, उसके छात्र संगठन इकाई को जरूरत पड़ी, हमसे उन्हें सहयोग मांगा, हमने तुरंत उनको सहयोग दिया। कांग्रेस पार्टी यदि कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुद्दों को आप सामने लेकर के चला जाए तो कांग्रेस पार्टी को सहयोग देने से कभी तो। आपको याद होगा 2018 में विज्ञान भवन में जब मोहन भागवत जी ने 3 दिन का उद्बोधन किया था और प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों का जो है समाधान किया था, तो उस समय भी ये सवाल आए थे और उस समय भी कहा था कि हाँ, यदि कांग्रेस पार्टी हमसे समर्थन मांगेगी, यदि कहेगी तो हम उनके साथ भी देंगे और हमारा तो संबंध सभी के साथ होता है। एक दूसरी बात कि संघ कभी नहीं कहता, एक चीज गलतफहमी आपके दर्शकों को बता दें, संघ कभी नहीं कहता कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये संघ से इतर जो बाहर के लोग हैं वो इसकी व्याख्या करते हैं। संघ कहता है भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर है। अब उस हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए यह आवश्यक है कि कहीं हिंदू राष्ट्र के जो मुख्य अवयव हिंदू हैं वही माइनॉरिटी में ना आ जाए। तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा, जा रहा मैं तो, लेकिन संघ ये तो चाहता ही है ना, जैसे वो आप लोग क्या कहते हैं, मतलब संघ क्या कहता है कि 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक स्वयंसेवक और एक भावी स्वयंसेवक। नहीं, वो तो हम लोग है और एक हो जाएगा। नहीं, हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई जो हम तो हैं स्वयंसेवक तो हैं, बाकी जिसको कहते हैं कि आप नहीं स्वयंसेवक है वो भावी स्वयंसेवक है। एक न एक दिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुख्य विचारधारा के साथ आकर के जुड़ेगा। और देखिए इतना विस्तार तो हुआ ही है। नहीं, वो तो जो बात वो कह रहे हैं, और मैंने भी कहीं पढ़ा कि मतलब अंतिम लक्ष्य क्या है संघ का, कि भाई सोसाइटी में स्वयंसेवक जो है वो एक चाहे हर परिवार में एक स्वयंसेवक हो जाए, यहीं तक जाना चाहते हैं ना। नहीं, सोसाइटी के तौर पर आरएसएस की क्या अवधारणा है? नहीं, देखिए विस्तार की बात तो एक लाइन जोड़ दूं, सोसाइटी के स्तर पर नहीं, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना
हर संघ स्वयंसेवक की अपने सरकार विस्तार को लेकर के क्या सोच है? मैं नहीं, संघ की अपने विस्तार को लेकर बहुत स्पष्ट योजना है और जिसको शताब्दी वर्ष में उन्होंने करके भी दिखाया है कि हर हिंदू परिवार तक पहुंच जाना है। यही ना, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि उनको हर हिंदू परिवार से प्रचारक निकालना है। और थोड़ा सा हर ये भी हिंदू बहुत बड़ा परिवार भ्रम है। स्वयंसेवक बन जाए, ये स्वयंसेवक बन जाना है। तो स्वयंसेवक बनने के लिए प्रचारक थोड़ी बनना है, अपना घर द्वार छोड़ के। और बाबा बागेश्वर ठीक है, उनकी अपनी श्रद्धा थी, वो मंच पर सरसंघ चालक जी बैठे हुए थे, मुख्यमंत्री भी बैठे हुए, तो आमतौर पर जब सरकार सत्ता का इतना बड़ा दिखता है तो उसी के हिसाब से आदमी बोलता है। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बोला उसी हिसाब से। संघ कतई ये नहीं कहता है कि आप लोग खूब बच्चे पैदा करके एक बच्चा संघ को दे दीजिए। संघ कहता है कि अगर किसी के मन में यह भावना आए कि घर परिवार छोड़कर राष्ट्र निर्माण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए आपको काम करना है, तो आप हमारे साथ आइए। संघ ये भी नहीं कहता कि हमारे यहां आ गए तो कोई पट्टा लिखा गया कि अच्छा भाई साहब आ गए, अब जेल हो गई, लौटोगे नहीं। आए 2 साल 3 साल 5 साल या जब तक आपकी इच्छा है काम करिए, नहीं तो लौट जाइए। जाने कितने संघ के स्वयंसेवक आए, प्रचारक बने, पूर्णकालिक बने, लौट गए। जो वो कह रहे हैं, अगर उनको ये होता कि जनसंख्या को कोई लेकर होता तो थोड़ा ज्यादा बेहतर होता, लेकिन संघ को एक बच्चा दे दे इसको जोड़ के उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि सत्ता का प्रभाव वहां स्पष्ट था। मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, सरसंघ चालक जी बैठे हुए थे, तो बाबा बागेश्वर की लगा अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सुनने में भी सुंदर लगेगा। और जिस जो कहे कि वहां प्रभाव वाला जो भाव है उसके साथ थोड़ा और सुंदर लगेगा। तो ये सरसंघ चालक जी को सत्ता से क्या मतलब है? आप जो कह रहे हैं कि वहां नहीं, मैंने उसको स्पष्ट कहा। आपने, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं तो है नहीं कि सरसंघ चालक जी थे, वहां मुख्यमंत्री भी बैठे हुए थे, वहां सत्ता पूरी बैठी हुई थी, तो उनको ये समझ में आ रहा था ना। हम कह रहे हैं मतलब प्रभाव में ज्यादा बाबा बागेश्वर जो है वो ज्यादा बोल गए। सर, आपकी कई किताबों में से कोई एक चैप्टर है, संघ क्या देखता है अपने आप को, मतलब समाज में हम कहाँ हो, हर घर में स्वयंसेवक हो? नहीं, समाज के लिए काम करने में और समरसता पर संघ काम करता रहता है और वो चाहते, कोई भी संगठन चाहेगा कि उसका विस्तार हो, इसमें कोई इतनी आपत्ति वाली बात नहीं है कि ठीक है वो काम कर रहा है। मैं तो पूछ रहा हूँ किस हद तक, जैसे मैं उदाहरण देके समझा, तो मैं क्या कहना, संघ की शताब्दी वर्ष, चाइना जैसी पार्टी सोसाइटी चाहता है क्या संघ? संघ की शताब्दी वर्ष की लाइन है कि संघ और समाज में एकता, एक रूपता हो जाए। वो कोई अलग ही नहीं करना चाहता, अब संघ और समाज एक हो जाए, वही बात है। ये है, सारा समाज ही समाज संघ हो जाए, यही है ना, ये है। दूध में शक्कर की तरह संघ हो जाने का मतलब क्या है? स्वयंसेवक की परिभाषा तो यही है ना कि स्वयं की प्रेरणा से राष्ट्र के लिए अपने आप को काम के लिए समर्पित कर देना। एक प्रश्न लाजमी है रागी सर कि बागेश्वर जी क्या संघ ज्वाइन कर रहे हैं या संघ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या उनके ना वो क्यों करेंगे? नहीं, वही कह रहा ना, तो अगर इतना प्रभाव करने की बात कह रहे हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा सा और भ्रम हो जाता है। आप सबसे साफ संत, महात्मा, साधु, हिंदू के लिए काम एक गांव में भी करने वाला संघ चाहता है कि उसके साथ बढ़िया व्यवहार। एक लाइन के बाद विजय जी ने मेरी बात कुछ वहां पहुंचा दी थी, फिर वो रुक गए, पता नहीं क्यों। आज आपने कहा कि संघ चाहता है समाज जो है संघमय हो जाए। हाँ, ये लाइन है, ऑफिशियल लाइन है संघ की शताब्दी वर्ष की, इसमें कोई मेरी लाइन नहीं है। दैट मींस वैसी कोई सोच है कि मतलब जैसे चाइना में है भाई कम्युनिस्ट पार्टी है, अब वो कैसे विस्तार करना चाहते हैं, वही सरकार है, वही पार्टी है, वही समाज है, संघ अंतर ही नहीं है कोई। फिर से मैं कह रहा हूं, दूध में शक्कर की तरह मिल जाए, ये संघ चाहता है। अब आप इसको जैसे परिभाषित करना चाहते हो परिभाषित कर लीजिए, दूध में शक्कर की तरह, कि पता न चले कि दूध कहां है और शक्कर कहां है। संघ यही चाहता है, संघ वही काम कर रहा है, उसमें वो पीछे नहीं हटता। और वो बार बार ये भी कहता है कि हमें जब अगर हम राष्ट्र निर्माण व्यक्ति, और एक चीज और मैं कह दूं, वो हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं कुछ कर रहा है, लेकिन वो मानता है कि हिंदू राष्ट्र ही है। नहीं वो ठीक है, इसमें भी कोई भ्रम नहीं। और सोसाइटी कितना अभी संघ को जो है वो एक्सेप्ट कर पाई है? भारत, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं सर। 11 साल तो मोदी सरकार को हो गए। नहीं, अभी तक मान रहे हैं, मतलब मेरे को नंबर नहीं पता, लेकिन संघ मानता है कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक अभी काम कर रहे हैं। भारत की आबादी केवल 140 करोड़ है अभी। ठीक, ये वेबसाइट पर भी कहा गया कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्वयंसेवक के तौर पर काम कर रहे हैं संघ के साथ। तो जो विस्तार जैसा विस्तार उनको लगता होगा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो क्लियर कर दूं, प्रतिवेदन था उसमें शाखा और स्वयंसेवक उसका अलग अलग होगा वो, क्योंकि वो पता नहीं, वो मतलब 1 करोड़ आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ नंबर दिया हुआ कि स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इसमें संदेह है। एक चीज जो 5 करोड़ कर दीजिए आप। नहीं, मतलब मैं ऐसे मुझे नहीं पता, मैं तो उसमें पढ़ा है इसलिए कह रहा हूं। पर इसमें कोई मुद्दा, वो मुद्दा नहीं है ना। संघ का विस्तार हो, संघ चाहे, इसमें क्या आपत्ति? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कोई भी संगठन चाहता है कि कैसा, और जैसा वो चाहता है, आप नहीं चाहते, आप मत जाइए, वो आपको जबरदस्ती नहीं लेकर जा रहे, ये भी बात ठीक है। और
बाबा बागेश्वर पर तो मैं वैसे भी नहीं कोई टिप्पणी करता, मैं इस योग्य समझता नहीं अपने आप को। अच्छा चलिए ठीक है। एक रैली हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की, एक बार वहां आपको हम लोग लेकर के चलते हैं। बंगाल के ठाकुर नगर से बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। को हटाना ही होगा, इसलिए बंगाल का एक ही नारा है, एक ही निर्णय है, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार, पलटानो दरकार। साथियों, बंगाल के पास सब कुछ है, बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है, इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। तो आपकी जितनी चीज़ों से आज़ादी बताई प्रधानमंत्री ने, अब देखिए अब ये सेकंड फेज का जो प्रचार है ये बहुत आपको हीटेड दिखाई देगा पिछले फेज से ज़्यादा। अब क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, कल शाम को तो वहाँ पर आचार संहिता लग जाएगी, तो इसमें जितना जोर लगाना है पार्टियों को वो लगा रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से वोटिंग हुई है उससे सारी पार्टियों को ये मतलब कान तो खड़े हो गए हैं। अब मिशन 2027 पर जुटे हुए हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक टारगेट दे दिया है अभी से। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2027 में वो बीजेपी को हराएंगे। कैसे? उन्होंने कहा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये जो वोट है ये 95% वोटिंग करेगा अगली बार और ये हमको जिताएगा। अच्छा, अब आप कह भी नहीं सकते कि ये नामुमकिन है। 93% से ज्यादा वोटिंग हो गई पश्चिम बंगाल के अंदर, क्या यूपी में ऐसा मुमकिन है? देखिए, एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, बुरे दिन जाने वाले हैं। और भाजपा को हम लोग हराएंगे, हमेशा के लिए हटाएंगे। और इस बार उत्तर प्रदेश में 95% पीडीए, 95% वोटिंग कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। न केवल सफाया हटाएंगे बल्कि रिकॉर्ड बनाने का भी काम करेंगे। 95% पीडीए, 95% वोट डाल करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। अब जो अखिलेश जी की कैलकुलेशन है वो ठीक है उनके हिसाब से, एक ही बात है जो वो मान रहे हैं कि सच है। प्रेमाइस उनका क्या है कि ये जो पीडीए है ये सारा उनका है, ये वो मान के चल रहे हैं कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सारा उनका है। तो इसमें से मैं ए भी हटा दूं, जब मान लीजिए सारा उनका है अल्पसंख्यक, लेकिन पिछड़ा और दलित क्या वो
वो अखिलेश जी उसको कह सकते हैं कि वो हमारा है। बोलते हुए जरा सा भी राहुल जी के लिए आपके मन में नई जगह हमें दोनों को एक मान रहा हूँ ना। मतलब थोड़ा तो अभी तो आप ममता जी और राहुल जी का देख चुके हैं, फिर भी एक मान रहे हैं। वो यूपी में नहीं होगा। अब चलिए आने दीजिए, ये ऐसा मतलब वो कह रहा 95% वोटिंग करेगा पीडीए, नहीं, और नहीं, फिर कैसे नहीं। बचेंगे योगी साहब? देखिए एक मिनट हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में क्या बोला था? अखिलेश जी हमारे मित्र हैं और बहुत समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। अब आगे बोलिए हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, ठीक है, उनका अपना एक नारा है, उनका अपना एक रणनीतिक तौर पर वोट बैंक बनाने की कोशिश है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। लेकिन पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पिछड़े में यादव छोड़ दें तो बहुतायत अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दलित की बात करते हैं तो दलित तो बहुतायत भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी के साथ है, और अल्पसंख्यक में उनको लड़ना है कांग्रेस के साथ। अब इसके बाद जैसे ही उन्होंने पीडीए कह दिया तो एक बड़ा वर्ग बच गया, जिसको अब वो तो जाति जनगणना आ जाएगी तो और अच्छे से आ जाएगा, मैं उसका कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन अच्छा है, हो ही रही तो अच्छे से आ जाए जल्दी से। लेकिन अभी तक जो है वो कोई 11%, कोई 12, कोई 13, वो कहता है सिर्फ ब्राह्मण है। सवर्ण मिलाकर 20% के ऊपर हो जाते हैं, तो फिर ये भी आप जोड़ लीजिए, और जब वो 95% हो रहा होगा तो ये भी तो 95% होगा। तो समाजवादी पार्टी कहां बचेगी, ये भी जरा सोचना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर है। और अगर बार बार आप इस तरह की बात करेंगे तो जिसको कहा जाता है ना कि वो एंटी वाला जो रिएक्शन होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जो एक सिद्धांत है, तो वो भी तो लागू होगा ना। और अखिलेश जी ये लगातार कर रहे हैं, अब इसका क्या परिणाम होगा वो तो चुनाव में समझ में आएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सवर्ण जो है पिछड़े और दलितों के खिलाफ वोट नहीं करेंगे? नहीं, आपने सुना नहीं, मैंने कहा ये जो बात वो कर रहे हैं तो पिछड़ा तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दलित बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अल्पसंख्यक में उनको कांग्रेस से लड़ना है। तो जो सवर्ण है वो कहेगा कि ये तो हमको लगातार किनारे ही किए हुए हैं। केवल यादव और मुसलमान उनके साथ है, सीधे सिर्फ यादव मुसलमान देख। अच्छा, इस पर 33 सीटें मिल गई, 37 सीटें मिल गई उनको, केवल जो इतने से मिल गए लोगों उसकी पर। बात, जो मिल गए उसकी बात वो अलग है। क्या बदल जो गया? कह रहे उसके हैं बाद बदला उसके क्या? बाद उसके बाद कर रहे हो, UGC ले देखिए आए, ना। उसके बाद तो यूजीसी ले आए आप। नहीं, देखिए यूजीसी तो फिर दोबारा मैं दोहरा दे रहा हूं, यूजीसी मूर्खतापूर्ण निर्णय था, जिसको सरकार ने भी समझा, शिक्षा मंत्री ने भी समझा, और उसको वापस ले लिया। चलिए, जो यूपी फेवरेबल है अभी बीजेपी के लिए 100%, हाँ? उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं, 100% कोई गुंजाइश नहीं। और देखिए अभी तो जाति जनगणना तो हो नहीं रही ना 27 के चुनाव से पहले, आप इस पर देखिए, क्यों बहस करने तब तक लगे? तो नहीं होगी। तब तक तो नहीं होगी, ये तय है ना। यूपी में जितनी बातें की जा रही हैं, यदि हम देखें कि पहली बार 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दूसरी बार उसमें कम गई। लोकसभा के आंकड़े देखें तो नीचे नीचे जाते आ रहा है। लोगों से बात कीजिए तो एक बात तो बहुत साफ कहते हैं कि जिस आसानी से पिछली बार, उसे आसान भी आप नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो सरकार बनाने ही जा रहे हैं या नहीं बनाने जा रहे हैं। तो जिस आसानी से आम आदमी बात करता है कि जिस आसानी से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई थी, उतनी आसानी से इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाई। क्यों? और उसके पीछे वो बहुत कारण बना। आम आदमी कहता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी तकरार और इतनी लड़ाई और नेतृत्व को लेकर के आम आदमी तक के बातें चली गई हैं। मैं बताऊं, मैंने तो बिल्कुल उल्टा सुना। एक संजय एक मिनट, दूसरी बात, जो गवर्नेंस का मामला है उसको मुझे लगता है कि सिर्फ एक बुलडोजर के सहारे जो है ना, हम उसे परिभाषित नहीं कर पाएंगे। वो तो देखिए, जो एक हर आदमी जो रोज चाहिए। महसूस करता है वो तो एक अलग ही विषय है ना, गवर्नेंस वाली बात तो जो है। हम तो जो आपने दूसरी बात कही संगठन, हाँ सर आप भी बोलिए। इन्होंने भी बदलाव का छत्ता छेड़ दिया साहब ने, पता नहीं। समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी इस पर भी डिपेंड करेगी कि बीजेपी क्या नारे लगाती है। इस पिछले बार हमने देखा 400 पार को लेकर रिएक्शन बहुत हुआ था और उसी का फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ था। और इस टाइप का अगर फिर नारे लगाते हैं, इतनी ओवर कॉन्फिडेंस अगर बीजेपी दिखाने की कोशिश करती है, तो फिर समाजवादी पार्टी यहाँ जीत के आएगी। ठीक, लेकिन प्रोफेसर साहब की तरफ से मुझे चिंता हो गई भारतीय नहीं, जनता मैं पार्टी को सिर्फ लेकर। इतना पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा मुश्किल है, तो पिछली बार ही 60-70 सीट तो कम हो गई थी उनकी। मैं फिर इसलिए बोल रहा हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नट बोल्ट नहीं कसता है प्रदेश के अंदर, किसके कसने हैं सर, ये तो बताइए। प्रदेश के अंदर के नेताओं, लीडरशिप चेंज की बात कर रहे हैं प्रदेश के, मैं लीडरशिप चेंज नहीं कर सर, रहा। अब आप लोग ना ज्यादा नहीं, क्लियर है। नहीं, मैं फिर एक बात कहता हूं, योगी आदित्यनाथ के ही लीडरशिप में वहां पर चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यदि आप माइनस कर देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी मैंने तो जो सुना, मैं तो आप जैसे लोग हैं, हमारे संगी साथी रिपोर्टर लोग, पत्रकार भाई, इन लोगों से ज्यादा बात होती है,
उनका तो कहना है कि वो जो भी टसल था अब वैसा कोई टसल भी नहीं रह गया लखनऊ के अंदर। जो लखनऊ टू दिल्ली होता था ना लगातार, अब वो भी अब वैसा भी कोई सीन नहीं लखनऊ है। दिल्ली इससे तो ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, वो सब मैंने भी- लखनऊ मतलब के अंदर जो है सो वो उसको वो क्या संकट करेंगे? नहीं है अब वहां पर। नहीं देखिए, एक तो बड़ी स्पष्टता से कहें तो जो टकराहट या टकराव सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ के सरकार संगठन में रहते दिखता था, वो अब नहीं दिखता है। एकदम स्पष्ट, क्योंकि आप वहीं ले जाना चाह रहे हैं तो मैंने कहा वो स्पष्टता मतलब से और बात आगे करनी बताइए। चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या वो टिकट बांटते समय टकराहट नहीं होगी, असली बात पर आई है ना। और अगर सब कुछ ठीक है, नहीं नंबर 1 2 3 में भी नहीं है कुछ, है क्या? नहीं देखिए, लोकसभा चुनाव जो कुछ भी गड़बड़ हुआ, 1 2 3 यूपी के यूपी की बात कर अच्छा यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी की यूपी की बात कर रहे हैं, तो देखिए यूपी के 1 2 3 से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये कोई मतलब ये विषय नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये ठीक है, वैसे अलग है, सबकी महत्वाकांक्षा होती है, किसी की क्यों ना हो, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की टकराहट अगर नहीं रहेगी तो चुनाव परिणाम पक्ष में होंगे। अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच में लोकसभा चुनाव की तरह रहा, उसी तरह से सीटों पर, उसी तरह से रणनीति पर रहा, तो फिर क्या होगा? फिर प्रोफेसर साहब की बात आपकी रिपोर्ट क्या है सर? यूपी के इलेक्शन दूर थोड़ी रह गया अब। मुझे नहीं पता कि कुछ बदल गया है क्या, सब जो डेवलपमेंट हर्ष जी ने बताया उसमें से कोई बदला है क्या। और मुझे ये भी नहीं पता कि दिल्ली में जो आजकल गर्मी बढ़ी हुई है वो केवल मौसम की है या पॉलिटिकल है। और सुन के एकदम ये भी- टेम्परेचर बढ़ा सुन हुआ के ये भी लग रहा है कि शायद बीजेपी कमजोर हुई है, इसलिए समाजवादी पार्टी का उत्थान हुआ है। नहीं, ये तो ठीक है। बल्कि ये है कि वहां पर जो इश्यूज थे, और खासकर वो जो अंबेडकर साहब वाला वो संविधान को लेकर 24 की जो भी इश्यूज रहे इनके वो बीजेपी ने दुरुस्त कर लिए। सर 24 में फिर कह रहा हूं, 24 एबरेशन था। ठीक है, अच्छा, हम लोग बात करते हुए, ठीक है अब नंबर नहीं आए तो आप कुछ भी बात ठीक है, कर छोड़ सकते दिए हैं, 24। लेकिन ये कह रहे हैं 22 में भी कम हुई थी। नहीं 50 सीटें कम देखिए, हुई। सीटें तो 50 अगर आज ऐसे कहेंगे तो 14 में पीक था, 17 में विधानसभा का पीक था, 19 में नीचे आए, 22 में विधानसभा में आए, 24 में लोकसभा में बहुत नीचे आए। तो ये तो चुनौती योगी आदित्यनाथ के लिए रहेगी ही रहेगी। लेकिन यह भी सच है कि आप कोई भी चीज हवा में नहीं होता, उसके पैरेलल में है ना। तो क्या समाजवादी पार्टी उतना गेन करती हुई दिख रही है? वो मुझे नहीं दिखता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा समझाइए, ये जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो हम हर सरकार पे लेते हैं, ये बीजेपी की सरकारों पर भी लागू होता है? हाँ हुआ था ना सर, तभी तो ये हुआ। वो हारेंगे तो इसलिए- पता नहीं तो चलेगा। 10 साल हो गए सरकार मैं उसी को। चीज को- सर, 2024 सर एक ऑन अ सीरियस नोट, ये तो अपनी कामयाबी बताते हैं कि हम आए तो एंटी की जगह प्रो इनकम्बेंसी शुरू। नहीं लेकिन ठीक है, 2024 में इसीलिए अगर मैंने समझा, सीटें क्योंकि घट एंटी गई, इनकम्बेंसी की चर्चा वहां नहीं होती जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। बिल्कुल, अगर हारेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी थी। अरे भाई बिल्कुल थी, नंबर कम हुए, अगर लोकसभा में नाराजगी से कम हुए। 2024 वो तो नतीजों के बाद है ना, नतीजों से पहले भी हम चर्चा कर सकते हैं कि सौरभ, क्या एंटी इनकम्बेंसी है कि वो उन्होंने इशारा किया ना इन्होंने कि भाई सौरभ, इन्होंने गवर्नेंस का मुद्दा है और इसे इग्नोर यदि भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल तकरार है, ये जो नैरेटिव है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन जो मासेज में जो मैसेज है, ये परसेप्शन को हटाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक और दूसरी बहुत बड़ी बात है जो वोटर हर बार सोचता है, ये नहीं तो कौन के बाद सामने वाला नजर आता है ना। बिल्कुल। क्यों आप कहते हैं कि राहुल गांधी सबसे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ नहीं, मैं यही बात तो बिहार के अंदर यही तो हो बिहार जाता में ये था। हुआ, यही हो जाता था। यूपी में है ये बात। बिल्कुल है। अखिलेश यादव को देख करके और उस समय के समाजवादी गुंडा राज को देख करके कौन अखिलेश यादव के साथ वोट करने के लिए तैयार होगा? कम से कम एक हिस्सा तो मैं जानता हूं वो वोट करने के लिए नहीं तैयार सर होगा। आज आप मन में ज्यादा बोल रहे हैं, टीवी पे कम। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सारे इश्यूज को हम अलग अलग रेफरेंस में करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, तब भी ये सवाल कर रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो कौन, लेकिन लोगों ने जिता दिया ना भारतीय जनता पार्टी नहीं, को। सर, तो नहीं, जनता ये ऐसा- तय ऐसा करती सवाल नहीं है था, तो सर। कैसे करना। ऐसा सवाल नहीं था सर। और अभी ममता बनर्जी के खिलाफ कौन है? क्या ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी हैं? सरकार तो बदल सकती है ना। अभी हम यही चर्चा 1 घंटे से कर रहे हैं, तो ये कौन इसके बदले होगा? अर्ली डिबेट आप कर रहे हैं, अभी समय है। वो तो अखिलेश जी बोले इसलिए डिबेट भाई हो रही है। क्लियर है, और कौन? तीन लोग हाँ, वही हैं, कह रहा हूं, तीन चेहरे अभी हैं। तीन समय नहीं है, है। 2 ही चेहरे दो ही हैं, चेहरे। अखिलेश वर्सेस योगी जी की है। यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई और चेहरा नहीं हो तो